आज की इस वीडियो में अपन प्रकाशिक यंत्र पढ़ने वाले हैं। प्रकाशिक यंत्र जिसको अपन अंग्रेजी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अपने सिलेबस में 3 प्रकाशिक यंत्र दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकाशिक यंत्र है वो नेचुरल होता है, जिसका नाम है आँख। आँख के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में दूसरा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में भी यहाँ पर आपके 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और तीसरा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है टेलीस्कोप, दूरदर्शी जिसको अपन कहते हैं। टेलीस्कोप भी आपके 2 हैं, एक खगोलीय दूरदर्शी है और दूसरा परावर्तक दूरदर्शी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले प्रकाशिक यंत्र आँख की चर्चा करेंगे। तो बात ये आती है कि ये प्रकाशिक यंत्र है क्या। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाशिक यंत्र वो यंत्र है जो वस्तुओं को देखने में हमें सहायता करते हैं। जैसे आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, हमें सूक्ष्म आकार की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। आँख हमें वस्तुओं को दृश्य बनाती है। ऐसे अपन टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप का उपयोग दूर स्थित वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए काम आता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र ऐसे यंत्र हैं जो वस्तुओं को हमारे लिए क्या बनाते हैं, दृश्य बनाते हैं। उसको अपन कहते हैं प्रकाशिक यंत्र। तो सबसे पहला जो प्रकाशिक यंत्र है वो है ह्यूमन आई, आंख, मानव नेत्र। इसमें अपन सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना के बारे में देखेंगे। आपकी संरचना इसमें दी हुई है, तो देखो संरचना किस प्रकार की होती है इसकी। आंख के अंदर सामने एक उभरा हुआ भाग होता है। इस उभरे हुए भाग के पीछे की तरफ एक झिल्ली होती है। इस डायग्राम में अपन ने आंख के अंदर
सबसे सामने का जो उभरा हुआ भाग दिखाया है वो कॉर्निया है। कॉर्निया पारदर्शी होता है और ये प्रकाश किरणों को अपने भीतर से गुजरने देगा। तो यहाँ पर कॉर्निया सामने का उभरा हुआ भाग, इसके पीछे आपको दोनों तरफ काले रंग की एक झिल्ली नजर आ रही है जो अपारदर्शी होती है और इसको अपन कहते हैं आइरिस। आइरिस का जो रंग है वो आपका सामने तक काला होता है, बाकी भूरा भी हो सकता है। तो आइरिस का जो कलर है वो सामने तक क्या होता है, काला होता है। ये जो आइरिस है, इस आइरिस के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान को पुतली कहते हैं। इस पुतली का जो आकार है वो छोटा बड़ा हो सकता है, यानी पुतली के आकार को नियमित करने के लिए यहाँ पर आइरिस है। इसके पीछे अपन देखें तो यहाँ पर हमें मांसपेशियां नजर आ रही है। इन मांसपेशियों को अपन कहते हैं पक्षमापी मांसपेशियां। और ये पक्षमापी मांसपेशियां इस लेंस को, जो कि आंख के अंदर पाया जाता है, इस लेंस को एक तरह से यहाँ पर लचीला बनाए रखता है। यानी लेंस के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का कार्य भी ये करता है, लेंस को ढके रहती है। आंख में जो लेंस पाया जाता है ये उत्तल प्रकृति का होता है और अपना जो ये लेंस है ये कठोर लेंस नहीं होता है। एक्चुअल में लेंस पारदर्शी और लचीला होता है। इसके लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक तरल भरा होता है। वैसे आंख में दो प्रकार के तरल हैं, एक लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ है और दूसरा कॉर्निया और लेंस के बीच में है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो तरल भरा है इसको अपन कहते हैं नेत्रोद। और आंखों में जो आंसू आते हैं उस समय नेत्रोद ही प्रवाहित होते हैं और नेत्रोद का जो चखने में स्वाद है वो नमकीन जैसा होता है। इस लेंस और रेटिना के बीच में जो तरल है जिसको अपन कहते हैं काचाभ द्रव, यहाँ पर सबसे आंख के सबसे पीछे का जो हिस्सा है जिसमें यहाँ पर मैंने लिखा है रेटिना, तो ये रेटिना है। ये आंख का जो पीछे का भाग है इसको अपन क्या कहेंगे, रेटिना। और यहाँ पर इस रेटिना का जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को बोलते हैं पीत बिंदु। इस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। अब ये पीत बिंदु है क्या, एक्चुअल में रेटिना पर वो मध्य बिंदु है जहां पर हमें वस्तुओं के सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब नजर आते हैं। तो पीत बिंदु पर यहीं पर आकर प्रकाश किरणें फोकसित होती हैं और यहाँ इस स्थान पर आपको वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। रेटिना, जिसका दूसरा नाम है दृष्टिपटल। रेटिना को दृष्टिपटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त होते हैं। यहां पर है दृक् तंत्रिकाएं। ये जो दृक् तंत्रिकाएं होती हैं इनको अपन प्रकाश सिराएं भी कहते हैं और इन दृक् तंत्रिकाओं का जो संबंध होता है वो मस्तिष्क से होता है। यानी जो भी इवेंट या कोई घटना घटित होती है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ रेटिना पर जो भी इमेज बनती है, अब उस इमेज की सूचना मस्तिष्क तक कैसे जाए, तो वो काम कौन करती है, दृक् तंत्रिकाएं। जैसे आपको कहा जाता है कि मेरे सामने एक कुर्सी रखी है, अब आप देख लेते हैं उसका इमेज रेटिना पर बन जाता है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात कैसे आएगी कि ये कुर्सी है, कुर्सी का इमेज है। तो वो काम कौन करती है, दृक् तंत्रिकाएं। उस सूचना को कौन, यानी यहाँ पर जो भी इमेज बना उस इमेज की सूचना को कौन भिजवाती है मस्तिष्क तक, दृक् तंत्रिकाएं। तभी आप वो कहते हैं कि वो फलाना चीज है, वो इस प्रकार से है। तो दृक् तंत्रिकाओं का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। यहाँ पर जो उत्तल प्रकृति का लेंस है, इस उत्तल प्रकृति के लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसको अपन बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता। एक्चुअल में आंख की समंजन क्षमता क्या है कि जब कोई वस्तु हमारे से दूर स्थित होती है तो उस समय अपना लेंस भी सामान्य अवस्था में होता है और आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाता है। लेकिन उसी वस्तु को आप बिल्कुल समीप लेकर आते हैं तो उस समय लेंस पर ये मांसपेशियां क्या करती है, तनाव उत्पन्न करती है और तनाव उत्पन्न करके उस फोकस दूरी को
यानी फोकस दूरी को समंजित करके प्रतिबिंब को यही रेटिना पर बना देती, यानी अगर वस्तु भी अपने समीप आ गई तो भी उसका प्रतिबिंब रेटिना से आगे या पीछे बनने नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के ये समंजन का कार्य उस लेंस द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता। तो वो लेंस बीच में से पतला या मोटा होकर के उस फोकस दूरी को क्या कर देता है, समंजित कर देता है। कॉर्निया बिल्कुल पारदर्शी जो आंख का उभरा हुआ भाग है जो आपको सामने से दिखाई देता है। जो पार्ट आपको आंखों में सामने का जो दिखाई नहीं देता, सामने से पीछे का जो भाग है जो दिखाई नहीं देता है, उसको अपन बोलते हैं रक्त मंडल। ये रक्त मंडल अपना जो श्वेत पटल होता है उसके पीछे स्थित होता है। श्वेत पटल सामने का भाग है, रक्त पटल पीछे का भाग। तो ये थी अपनी आंख की संरचना। तो इसमें जो मेन पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो काचाप द्रव्य और नेत्रोध है, इन दोनों के जो अपवर्तनांक हैं ये लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इनके अपवर्तनांक लगभग इसमें n बराबर ही होता है। यानी इसका अपवर्तनांक और नेत्रोध का जो अपवर्तनांक है वो लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थी मानव नेत्र की संरचना। अब अपन बात कर लेते हैं कि आंख का जो निकट बिंदु है और दूर बिंदु है ये क्या होता है, आंख में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, आंख में दो बिंदु परिभाषित होते हैं। एक तो आंख का निकट बिंदु होता है और एक होता है आंख का दूर बिंदु। आंख का जो निकट बिंदु होता है इसका मतलब यह है कि आप किसी भी वस्तु का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कितनी दूरी से देख सकते हैं। तो नॉर्मल ये दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है तो उसका रेटिना पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तभी तो अपन कई बार ऑब्जर्व आपने किया होगा, सुना होगा कि वस्तुओं को या किताबों को जब अपन पढ़ते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर का होता है, तो अपने आंख को कोई खतरा नहीं होता है। यानी किताबें हमारे से 25 सेंटीमीटर दूर रख करके हम पढ़ें तो ज्यादा बेटर हो। आंख का दूर बिंदु, आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु अनंत कैसे, यानी अपने को काफी अधिक दूरी तक अपन कई करोड़ों किलोमीटर दूर अपन देख सकते हैं। जैसे कि अपन चंद्रमा को देख लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे से कई करोड़ों किलोमीटर दूर है। इसका मतलब अपने आंख का जो अनंत जो दूर बिंदु है वो काफी अधिक है, यानी इसको अपन यूं कहते हैं कि अनंत है। यानी ऐसा नहीं है कि अपन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अपन कई करोड़ों किलोमीटर दूर देख लेते हैं, क्योंकि अपन कई तारे देखते हैं, वो तारे भी हमारे से काफी अधिक दूरी पर स्थित हैं। तो आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु यहाँ पर अपना कितना है, अनंत है। अब इसके बाद में देखो आंख के अंदर कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो आंख में यहाँ अपने 4 दोष पाए जाते हैं। आंख में पाए जाने वाले दोष, वो 4 दोष कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, इस निकट दृष्टि दोष को अपन कहते हैं मायोपिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं मायोपिया। दूसरा जो दोष है वो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। तीसरे प्रकार का जो दोष अपने आंख में पाया जाता है वो है जरा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। और चौथे प्रकार का जो दोष है वो है
बिंदुकता जिसको अपन कहते हैं, या फिर अबिंदुकता, या इसका एक नाम और होता है दृष्टि वैषम्य। इसको अपन दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म। यहां पर 4 प्रकार के दोष मैंने आपको बताए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता जिसको अपन दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन चर्चा इसी की कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। जैसे कि नाम से अपन इसको देखें तो अपनी परिभाषा गलत हो सकती है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का मतलब अपन ये समझ पाते हैं कि भाई निकट बिंदु खराब हो, जबकि निकट बिंदु खराब नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, सॉरी दूर वस्तु स्थित स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु यहाँ पर आपको साफ दिखाई नहीं देती है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है यहाँ पर। तो ये अपने पास में जैसे ये मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र के भीतर उत्तल प्रकृति का लेंस होता है। यहाँ पर कोई भी वस्तु है, जैसे मैंने इस प्रकार की कोई वस्तु ली और यहाँ पीछे आंख का सबसे आखिरी भाग क्या होता है, रेटिना होता है। इस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उसको ये लेंस से यहाँ पर ठीक रेटिना पर फोकसित न करके इसको थोड़ा रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है, यानी इस प्रकार से कर देता है। जबकि एक्चुअल में ये फोकसित तो कहाँ होनी चाहिए, रेटिना पर होनी चाहिए। ये अपना रेटिना है, अगर रेटिना पर फोकसित होती तो ये आंख में अपन दोष थोड़ी मानते हैं। तो यहाँ पर रेटिना से पहले ही आकर के ये प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, फोकसित हो रही हैं। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पर आपके आंख में कौन सा दोष पाया गया है, निकट दृष्टि दोष। अब इस निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे करें, यानी ये जो प्रकाश किरणें हैं ये जो फोकसित हो रही है बिल्कुल समीप आकर के इनको थोड़ा पीछे की ओर ले जाया जाए, तो ये काम हो सकता है अवतल लेंस द्वारा, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को थोड़ा अपसरित करता है। अपसरित करने से क्या होगा कि जो किरणें पहले ही सिमट रही थी अब वो किरणें बिल्कुल रेटिना पर आकर के यहां पर सिमटेंगी, यानी इस प्रकार से चली जाएंगी। तो यहां जाकर के ये प्रकाश किरणें सिमट जाएंगी। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपन किस लेंस का उपयोग करते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्योंकि दोष है तो उसका निवारण भी है, तो यहाँ पर निवारण के रूप में अपन अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद में बात आती है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तुएं इसमें साफ दिखाई देती है। देखो किस प्रकार से, आंख में उत्तल प्रकृति का लेंस होता है, ये पीछे का भाग जिसको अपन रेटिना कहते हैं, आर वही वस्तु से आने वाली मैंने 3 प्रकाश किरणें इस प्रकार से दिखाई है। अब ये प्रकाश किरणें यहां रेटिना पर फोकसित न होकर के रेटिना के पीछे जाकर के इस स्थान पर आकर के ये फोकसित होती हैं। इसका मतलब इमेज आपका रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर फोकसित नहीं हो रही है, दूर जाकर के फोकसित हो रही हैं। तो इनको और समीप लाया जाए, यानी और इनको सिकोड़ा जाए, तो वो काम किसके द्वारा हो सकता है, उत्तल लेंस के द्वारा हो सकता है। तो उत्तल लेंस इसको क्या करेगा, इन किरणों को और समीप ले आएगा। इसका मतलब ये किरणें यहां पर आकर के फोकसित हो जाएंगी। इसका मतलब अपने आंख के अंदर दूर दृष्टि दोष को दूर करना है, तो इसके लिए हमें उत्तल लेंस का चश्मा पहनाया जाएगा। तो उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अपन ने पढ़ा के अवतल लेंस काम में लेंगे, दूर दृष्टि दोष में अपन उत्तल लेंस। इसके बाद में जो तीसरा दोष है जिसको अपन जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जैसे कि नाम में स्पष्ट है कि जरा का मतलब होता है बुढ़ापा,
ये वाला जो दोष है ये कम उम्र के व्यक्तियों को नहीं होता, एक्चुअल में उम्र बढ़ने के साथ में जरा दृष्टि दोष होता है। तो जरा दृष्टि दोष का मतलब ये है कि इसमें आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, यानी इसमें व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो इस दोष का निवारण फिर कैसे किया जाए? तो इस दोष का निवारण करने के लिए अपन यहाँ पर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें उत्तल लेंस का प्रयोग भी होगा और अवतल लेंस का उपयोग भी होगा। तो उसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके अपन जरा दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद में जो चौथा दोष है वो है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। देखो ये दोष क्या है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि अपने मानव नेत्र का जो कॉर्निया है उस कॉर्निया की गोलाई में कई बार अनियमितता पाई जाती है, यानी कॉर्निया की जो गोलाई है वो इस प्रकार से होती है, लेकिन इसमें अगर अनियमितता होती है कहीं तो उस अनियमितता के कारण ये दोष हो सकता है। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अगर अपन एक क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और इस प्रकार से वर्टिकल लाइन दिखाएं तो उसको ये इस प्रकार से दिखाई देंगी, यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से अपन जाली को देखते हैं तो उसको वो जाली तिरछी नजर आएगी, यानी कहने का मतलब वो व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता। तो यह है अपना अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। तो ये उस व्यक्ति को हो सकता है जिस व्यक्ति के कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता पाई जाती है और वो व्यक्ति इस प्रकार से खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता। तो ये है अपने आंख में पाए जाने वाले 4 दोष। और इसमें आपको निवारण अगर लिखना हो तो दृष्टि वैषम्य में आप निवारण ये लिखेंगे कि इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस दिए जाते हैं, बेलनाकार लेंस। तो बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, इसमें बेलनाकार लेंस का चश्मा दिया जाता है इसमें। अब इसके बाद में अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है अपना सूक्ष्मदर्शी। तो ये आंख कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में बात आती है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। नहीं वो कंप्लीट। दूसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जिसको इंग्लिश में अपन माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहां पर अपने 2 सूक्ष्मदर्शी दिए गए हैं, एक है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे कि अपन कल उत्तल लेंस से इमेज बनाना सीख रहे थे, तो उत्तल लेंस से 6वीं स्थिति में हमें जो प्रतिबिंब मिला था वो सबसे बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिला था। और मैंने वहां पर आपको बताया भी होगा कि इस कंडीशन का उपयोग अपन सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। यानी सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, सूक्ष्म आकार की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। तो सूक्ष्मदर्शी में एक तो वस्तु को रखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि वस्तु को अपन कहाँ पर रखें ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा बड़े आकार में दिखाई दे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो वस्तु है वो वस्तु फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच होनी चाहिए। फोकस बिंदु व प्रकाशिक केंद्र के मध्य, यानी आपको मैं डायग्राम बना करके भी बताऊंगा। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको माइक्रोस्कोप काम में लेना है तो उसमें आप वस्तु को, जो सूक्ष्म आकार की वस्तु है, उसको फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही रखेंगे। यहां पर आपको इन दोनों में मैं डिफरेंस बता रहा हूं। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब है इसमें अपन एक ही उत्तल लेंस काम में लेते हैं, इसमें एक ही उत्तल लेंस लगा होता है। और यहाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अपन 2 या 2 से अधिक लेंसों का संयोजन काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन सरल सूक्ष्मदर्शी से इमेज का निर्माण किस प्रकार से प्राप्त होता है देख लेते हैं।
तो सबसे पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अभी मैंने बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक ही उत्तल लेंस लगा होता है। तो यहां पर अपन एक उत्तल लेंस लेंगे और इससे वस्तु को बड़ा देखने का तरीका यह है कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु एफ है, वस्तु को आप एफ और ओ के बीच में ही रखें, न एफ से आप इधर, क्योंकि एफ से आप इधर रखोगे तो आपको प्रतिबिंब फिर वास्तविक और उल्टे मिलेंगे। तो यहाँ पर वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, एफ और ओ के बीच में। तो मैंने एक ए बी आकार की वस्तु ली और इस ए बी आकार की वस्तु को मैंने एफ और ओ के बीच में रखा। तो देखो इसका इमेज बनाओ। तो इमेज बनाने का पहला रूल ये है कि कोई भी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजार दो, तो ये बिना विचलन के सीधी आगे निकल जाएगी। इन किरणों को गौर से देखो तो आगे आपको ये फैलती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या करो, इनको पीछे की तरफ बढ़ा दो। तो पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो एक स्थान पर आपको ये यहां जाकर के कटती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब आपका प्रतिबिंब कहां बना, एडिस बीडिस पर। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है उसकी आंख इस ऑप्टिकल सेंटर के समीप होनी चाहिए, यानी यहां होनी चाहिए। अगर उसको देखना है तो उसकी आंख यहां पर टिकी होती है और इसकी आंख से ये जो प्रतिबिंब बनता है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया जाता है, जिसको अपन स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डी कहते हैं। तो डी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर ही क्यों लिया जाता है ये मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जो ये प्रकाश किरण है, यहाँ पर जो भी वस्तु है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देती है। तो ये डी का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये अपना बिंब दूरी हो गई। तो बिंब दूरी को अपन किससे दर्शाते हैं, यू से। तो ये देखा अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब का निर्माण। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की प्रकृति भी आप याद रखो कि सरल सूक्ष्मदर्शी से सदैव आभासी और सीधे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, वस्तुओं के आकार से कई गुना बड़ा प्रतिबिंब हमें मिलता है। तो ये है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो यहाँ पर अपन सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आवर्धन देखो, आवर्धन ज्ञात करने के लिए यहां पर आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा और ये त्रिभुज है आपका ए बी ओ और इसमें सबसे बड़ा जो त्रिभुज है वो है एडिस बीडिस ओ। तो देखो आवर्धन के लिए सबसे पहले अपन आवर्धन का कोण के रूप में एक फॉर्मूला होता है tan बीटा बटा tan अल्फा। सिंपल ये वाला जो फॉर्मूला है वो उन्हीं फॉर्मूलों से मैच करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एच डेस अपॉन एच, या लेंस के लिए अपन v बटा u इस्तेमाल करते हैं। यानी हमेशा आवर्तन में अंश के अंदर प्रतिबिंब का जिक्र होता है और हर में किसका जिक्र होता है, बिंब का। यानी प्रतिबिंब द्वारा अपनी आंख पर बनाए गए कोण और बिंब द्वारा बनाए गए कोण का जो अनुपात है उस अनुपात को ही अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर आवर्धन कहते हैं। तो कोण के रूप में आवर्धन का ये फॉर्मूला होता है m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो देखो आवर्धन कैसे ज्ञात करेंगे अपन। जब सूक्ष्मदर्शी उपस्थित नहीं है, ये अपनी सूक्ष्म आकार की वो वस्तु है और इस सूक्ष्म आकार की वस्तु को एक बार अपन बिना किसी यंत्र के देख रहे हैं, यानी हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी उपस्थित ही नहीं है, तो बिना सूक्ष्मदर्शी के देख रहे हैं तो आपको वस्तु, क्योंकि नग्न आंखों से वस्तु कई बार हमें दिखाई नहीं देती है, तो यहाँ पर
कोण बनता है आंख पर, उस कोण को अपन कहते हैं दर्शन कोण। इस कोण को अपन यहां पर क्या बोलेंगे? दर्शन कोण। तो यहां पर दूसरा जो केस अपन ले रहे हैं वो सूक्ष्मदर्शी की उपस्थिति में, जब सूक्ष्मदर्शी उपस्थित है, उपस्थित है, तो इस केस में आपको वस्तु आवर्तित नजर आएगी और उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होता है उस कोण को अपन बोलते हैं बीटा। तो यहां पर थोड़ा सा अपन कहेंगे कि वस्तु हमें आवर्तित नजर आती है और ये जो वस्तु जहां पर उसका इमेज बनता है वो अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होती है और इसके द्वारा आंख पर बनने वाला जो कोण होता है जिसको अपन दर्शन कोण कहते हैं बीटा, और यहाँ पर अपन कह देते हैं कि ये जो दूरी होती है वो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डी होती है। डी का मान यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखो लेंस समीकरण की सहायता से, तो यहाँ पर मैं लेंस समीकरण अच्छी तरह जानता हूं। लेंस समीकरण पढ़ी थी अपन ने, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अपन जो लेंस ले रहे हैं उसकी फोकस दूरी अपन मान लेते हैं f है। तो यहां पर देखो v प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी के रूप में अपन क्या लेंगे? d, और d क्या होती है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, और यहाँ बिंब दूरी के रूप में अपन u काम में ले रहे हैं। तो ये प्रतिस्थापन अपन इस फॉर्मूले में कर देंगे। तो यहां से देखो v बराबर तो क्या हो गया? माइनस डी, चिन्ह परिपाटी सहित, क्योंकि अपना बिंब इधर है तो आपतन बाएं से दाईं ओर और अपन ऑप्टिकल सेंटर से इधर चलेंगे तो यहाँ पर डी क्या आएगा? ऋणात्मक। यू के स्थान पर भी क्या आएगा? माइनस यू। और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये मान आप इसमें रख दो तो हमारे पास में सूत्र प्राप्त हो जाएगा इसका। तो देखो 1/v के स्थान पर हम क्या रखेंगे? माइनस डी, फिर -1/-u बराबर 1/f। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -1/d प्लस 1/u बराबर 1/f। अगली स्टेप में अपन क्या करते हैं? d से इस समीकरण को दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो d से दोनों तरफ गुणा, तो दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा -d/d प्लस d/u बराबर d/f। d से d कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ गया अपने पास में -1 प्लस d/u बराबर d/f। तो देखो अगले स्टेप में अपन क्या लिख सकते हैं? अगले स्टेप में अपन लिख सकते हैं यहाँ पर -1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो d/u बराबर हो गया d/f प्लस 1, या d/u बराबर 1 प्लस d/f। और पीछे अपन आवर्धन का सूत्र पढ़ चुके हैं, m बराबर क्या होता है? v/u। तो v/u, v का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? d। तो ये दोनों किसके इक्विवेलेंट है? m के इक्विवेलेंट है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि m बराबर क्या होगा? 1 प्लस d/f। तो ये है अपने सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूत्र। बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।